क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी सक्रिय, खुश और ऊर्जावान कैसे रहते हैं, जबकि कई लोग 50-60 की उम्र में ही थके हुए, निराश और उद्देश्यहीन महसूस करने लगते हैं। हम सब लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि लंबी उम्र सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं है। असली सवाल है, क्या हम उन वर्षों में जीवित भी रहते हैं या सिर्फ समय काटते हैं। आज की तेज दुनिया में लोग सफल तो हो रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, पर संतोष कम हो रहा है। यही वो जगह है जहां एक जापानी विचार हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इकिगाई, द मॉडर्न क्राइसिस ऑफ मीनिंग। आज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, बल्कि उद्देश्य की कमी है। कई लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं और फिर अगले दिन वही दोहराते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन रहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। हमने सफलता को पैसा, पद और प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है, लेकिन क्या ये सब हमें अंदर से संतुष्टि देता है। बहुत से लोग रिटायरमेंट का सपना देखते हैं कि एक दिन काम से छुटकारा मिलेगा और तब असली जिंदगी शुरू होगी। लेकिन किताब हमें एक चौंकाने वाली बात बताती है कि जिन लोगों के पास जीवन का उद्देश्य नहीं रहता, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तेजी से गिरता है। इसका मतलब ये नहीं कि काम ही जीवन है, बल्कि इसका अर्थ है सक्रिय रहना ही जीवन है। इंट्रोड्यूसिंग इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीने का कारण या सुबह उठने की वजह। ये कोई बड़ा नाटकीय लक्ष्य नहीं है, ये एक साधारण लेकिन गहरा कारण है जो हमें रोज आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किताब इकिगाई के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस जापान के ओकिनावा द्वीप पर जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अधिक शतायु लोग रहते हैं। वे वहां के बुजुर्गों से मिलते हैं, उनकी दिनचर्या, खान-पान, सोच और जीवन शैली को समझते हैं। और जो बात सामने आती है वो चौंकाने वाली है। लंबी उम्र का रहस्य किसी जादुई दवा में नहीं है, ये रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। सबसे बड़ी आदत, अपने जीवन में अर्थ बनाए रखना। ओकिनावा, द आइलैंड ऑफ लॉन्जेविटी। ओकिनावा में 90 साल के लोग भी खेतों में काम करते हैं, बागवानी करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और नई चीजें सीखते हैं। वे खुद को रिटायर्ड नहीं मानते, उनके लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है। उनके जीवन में 3 प्रमुख बातें दिखाई देती हैं। पहला, सक्रिय रहना। दूसरा, मजबूत सामाजिक संबंध। तीसरा, सरल और संतुलित जीवन शैली। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, वे ज्यादा नहीं खाते, वे तनाव को कम महत्व देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास सुबह उठने की एक वजह है। किसी के लिए वो वजह है अपने पोते पोतियों को पढ़ाना, किसी के लिए है संगीत बजाना, किसी के लिए है बगीचे की देखभाल करना। ये छोटी लगने वाली चीजें ही उनकी लंबी उम्र का आधार बनती हैं। पर्पस वर्सेस रिटायरमेंट। हमारी संस्कृति में रिटायरमेंट को आराम और छुट्टी के रूप में देखा जाता है, लेकिन किताब एक अलग दृष्टिकोण देती है। जब इंसान अचानक काम और योगदान से दूर हो जाता है, तो उसका मन और शरीर दोनों सुस्त होने लगते हैं। इकिगाई का मतलब है जीवन के हर चरण में सक्रिय रहना। ये जरूरी नहीं कि आप नौकरी करते रहें, लेकिन जरूरी है कि आप योगदान देते रहें। काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, काम वो माध्यम है जिससे हम खुद को उपयोगी महसूस करते हैं। जब हम उपयोगी महसूस करते हैं, तब हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहती है। What you will discover ahead। आने वाले हिस्सों में हम समझेंगे इकिगाई कैसे खोजी जाती है, कैसे फ्लो की अवस्था हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, कैसे सरल आदतें जैसे संतुलित भोजन और नियमित गतिविधि हमारे जीवन की गुणवत्ता बदल देती है, और कैसे मजबूत सामाजिक संबंध हमारी मानसिक सेहत को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आपके पास सुबह उठने की एक स्पष्ट वजह है? इकिगाई हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं मिलता, उसे रोज बनाया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आराम, पैसा और सुरक्षा ही खुशहाल जीवन की कुंजी हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, तो सबसे संपन्न समाजों में सबसे ज्यादा संतोष होता। हकीकत यह है कि सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मानसिक तनाव भी बढ़ा है। इकिगाई हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। जीवन का इंजन आराम नहीं, बल्कि अर्थ है। जब इंसान के पास एक कारण होता है, तो वो कठिनाइयों का सामना भी स्थिर मन से कर सकता है। लेकिन जब कारण नहीं होता, तो छोटी समस्याएं भी भारी लगने लगती हैं। यही बात हमें अगले विचार तक ले जाती है, लोगोथेरेपी। विक्टर फ्रैंकल और लोगोथेरेपी। इकिगाई की अवधारणा को समझाने के लिए लेखक विक्टर फ्रैंकल के सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
कंसंट्रेशन कैंप की भयानक परिस्थितियों को झेला। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास जीने का कोई कारण था, परिवार, सपना, अधूरा काम, वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की संभावना अधिक रखते थे। उनका सिद्धांत था, इंसान का मुख्य प्रेरक तत्व सुख नहीं बल्कि अर्थ है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ देखता है, तब तक वो संघर्ष करने की क्षमता रखता है। इकिगाई भी यही कहती है, जीवन की दिशा अर्थ से तय होती है, परिस्थितियों से नहीं। सफरिंग विद पर्पस। कठिनाई जीवन का हिस्सा है। कोई भी जीवन पूरी तरह से समस्याओं से मुक्त नहीं होता, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि हम कठिनाइयों को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर दर्द का कोई उद्देश्य है तो वो सहने योग्य हो जाता है। ओकिनावा के बुजुर्गों ने भी जीवन में हानि, बीमारी और संघर्ष देखे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ा रखा। वे खुद को पीड़ित नहीं मानते, वे खुद को उपयोगी मानते हैं। जब इंसान खुद को उपयोगी समझता है तो उसका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बना रहता है। साइकोलॉजिकल सर्वाइवल एंड लॉन्जेविटी। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, उनमें तनाव हार्मोन कम होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, उनमें अवसाद की संभावना कम होती है। इकिगाई केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, ये मन और शरीर के बीच का संबंध है। जब मन स्थिर और उद्देश्यपूर्ण होता है तो शरीर भी सहयोग करता है। ओकिनावा में बुजुर्ग रोज सुबह उठकर कुछ न कुछ रचनात्मक करते हैं। ये छोटा सा कार्य उनके मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। मस्तिष्क की सक्रियता, सामाजिक जुड़ाव और हलचल, ये तीनों मिलकर दीर्घायु को मजबूत करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड मीनिंग। खुशी और अर्थ में फर्क है। खुशी एक भावना है जो बदलती रहती है, लेकिन अर्थ एक दिशा है जो स्थिर रहती है। आप हर दिन खुश नहीं रह सकते, लेकिन आप हर दिन उद्देश्यपूर्ण रह सकते हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि खुशी का पीछा मत करो, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। खुशी अक्सर उसका परिणाम होती है। ओकिनावा के लोग जीवन को प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं देखते, वे उसे एक यात्रा की तरह देखते हैं, जहां निरंतरता महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग मीनिंग इन डेली लाइफ। अब सवाल उठता है कि हम अपने जीवन में अर्थ कैसे जोड़ें। पहला कदम यह स्वीकार करना कि उद्देश्य बाहर से नहीं आएगा। कोई नौकरी, कोई पुरस्कार या कोई व्यक्ति आपको स्थायी अर्थ नहीं दे सकता। दूसरा कदम, छोटी शुरुआत। आप क्या करना पसंद करते हैं? किस काम में समय का एहसास कम हो जाता है? तीसरा कदम, योगदान। आपका काम किसी और के जीवन को कैसे बेहतर बनाता है? इकिगाई 4 तत्वों का संतुलन है। जो आप पसंद करते हैं, जिसमें आप कुशल हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप जीविका चला सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है। आज ही अपने दिन में एक ऐसा कार्य जोड़ें जो आपको उपयोगी महसूस कराए। इकिगाई हमें सिखाती है कि जीवन की असली ताकत आराम में नहीं बल्कि अर्थ में छिपी है। क्या आपका जीवन किसी स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है? अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम फ्लो की शक्ति को गहराई से समझेंगे। What is flow? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का पता ही ना चला हो? जब आप पूरी तरह केंद्रित थे, न कोई चिंता, न कोई भय, सिर्फ काम और आप। इसी अवस्था को मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने फ्लो कहा है। इकिगाई की अवधारणा में फ्लो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लो केवल उत्पादकता नहीं है, ये वो मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति अपने काम से गहराई से जुड़ा होता है। उस समय काम बोझ नहीं लगता, बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। When time disappears। फ्लो की सबसे बड़ी पहचान है समय का गायब हो जाना। आप घड़ी नहीं देखते, आप थकान महसूस नहीं करते, आप पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग, जापानी कारीगर, कलाकार और शेफ सभी अपने काम में इसी तरह डूबे रहते हैं। वे इसे नौकरी नहीं मानते, वे इसे अभ्यास मानते हैं। फ्लो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है,
और वर्तमान में जीना ही मानसिक शांति की जड़ है। स्किल मीट्स चैलेंज। फ्लो तब पैदा होता है जब चुनौती और कौशल का स्तर संतुलित होता है। अगर काम बहुत आसान है तो हम बोर हो जाते हैं, अगर बहुत कठिन है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जब चुनौती हमारे कौशल से थोड़ी ऊपर होती है तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, हम पूरी ऊर्जा के साथ काम में लग जाते हैं। यही संतुलन फ्लो को जन्म देता है। इकिगाई कहती है, ऐसा काम चुनो जो तुम्हें बढ़ने पर मजबूर करे, जहां हर दिन थोड़ा सुधार हो, जहां अभ्यास निरंतर हो। फ्लो वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है ध्यान भंग होना। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार बदलती जानकारी, ये सब हमारे मस्तिष्क को गहराई में जाने से रोकते हैं। फ्लो के लिए आवश्यक है एकाग्रता। ओकिनावा के लोग साधारण जीवन जीते हैं, कम शोर, कम डिजिटल हस्तक्षेप, अधिक मानवीय जुड़ाव। फ्लो तभी संभव है जब हम अपने ध्यान को एक दिशा दें। हर बार जब हम काम के बीच में फोन देखते हैं, हम फ्लो की संभावना को तोड़ देते हैं। मास्टर्स हु लिव इन फ्लो। जापान में कई कारीगर दशकों तक एक ही कला का अभ्यास करते हैं। एक सुशी शेफ 20-30 साल तक सिर्फ चावल बनाने की तकनीक सीखता है। एक तलवार बनाने वाला कारीगर वर्षों तक एक ही प्रक्रिया को दोहराता है। यह दोहराव उबाऊ नहीं होता, ये गहराई बनाता है। उनका लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं है, उनका लक्ष्य सुधार है। इसी निरंतर अभ्यास से उनका काम ध्यान की तरह बन जाता है। इकिगाई हमें बताती है, जब काम साधना बन जाए तो जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। हाउ टू एंटर फ्लो डेली। अब सवाल है, हम फ्लो को अपने जीवन में कैसे लाएं? पहला कदम, एक ऐसा काम चुनें जिसमें आपकी रुचि हो। दूसरा, उस काम को नियमित समय दें। तीसरा, काम के दौरान सभी विक्षरण हटाएं। छोटे छोटे समय खंड बनाएं, 45 से 60 मिनट के। इस दौरान केवल एक काम करें। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क गहराई में जाना सीख जाएगा। याद रखें, फ्लो कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है, ये अनुशासन और अभ्यास का परिणाम है। जब आप नियमित रूप से फ्लो में जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका कौशल विकसित होता है और आपका जीवन अधिक संतुलित महसूस होता है। हम अक्सर तेज परिणाम चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी संतोष। लेकिन इकिगाई एक अलग रास्ता दिखाती है, धीरे, स्थिर और गहराई से बढ़ने का रास्ता। ओकिनावा और जापान के कई पेशेवरों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने दशकों तक एक ही कला को निखारा है। उनका लक्ष्य तेजी से जीतना नहीं था, बल्कि लगातार बेहतर बनना था। मास्टरी का अर्थ है किसी कौशल में इतना डूब जाना कि वो आपकी पहचान बन जाए। और जब काम आपकी पहचान बनता है तो उसमें निरंतरता अपने आप आ जाती है। काइजन, द हैबिट ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। जापान में एक सिद्धांत है, काइजन। इसका अर्थ है निरंतर छोटा सुधार। इकिगाई इसी विचार को समर्थन देती है। आपको एक ही दिन में बड़ा बदलाव नहीं करना है, आपको रोज थोड़ा बेहतर होना है। यदि आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो समय के साथ उसका प्रभाव असाधारण हो सकता है। ओकिनावा के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य का ध्यान किसी बड़े अभियान की तरह नहीं रखते। वे रोज चलते हैं, हल्का काम करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं। ये छोटे छोटे कदम ही उनकी लंबी उम्र की नींव बनते हैं। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। प्रेरणा अस्थायी होती है, आज है कल नहीं, लेकिन अनुशासन स्थायी है। इकिगाई का असली आधार प्रेरणा नहीं बल्कि अनुशासन है। जापानी कारीगर हर दिन अभ्यास करते हैं, चाहे उनका मन करे या नहीं। वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। जब आप किसी कार्य को रोज एक ही समय पर करते हैं तो वो आदत बन जाता है, और आदतें ही जीवन की दिशा तय करती हैं। वर्क एज डिवोशन। इकिगाई हमें सिखाती है कि काम केवल आय का साधन नहीं है, ये आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है। जापान में कई लोग अपने पेशे को एक तरह की साधना मानते हैं। वे अपने काम को सम्मान देते हैं। एक शेफ अपने चाकू की देखभाल उसी तरह करता है जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र की। ये सम्मान काम को अर्थ देता है। जब काम में समर्पण होता है तो वो थकान नहीं बल्कि संतुष्टि देता है। नेवर रिटायर फ्रॉम ग्रोथ। इकिगाई की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, कभी भी सीखना बंद मत करो।
ओकिनावा के बुजुर्ग 90 साल की उम्र में भी नई चीजें सीखते हैं। वे नई तकनीक अपनाते हैं, नई रेसिपी आजमाते हैं, नई गतिविधियां करते हैं। उनकी उम्र बढ़ती है, लेकिन जिज्ञासा कम नहीं होती। जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है तो उसका मानसिक विकास रुक जाता है, लेकिन जब जिज्ञासा बनी रहती है तो जीवन में ताजगी बनी रहती है। द आइडेंटिटी ऑफ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। मास्टरी केवल कौशल नहीं है, ये पहचान है। आप खुद को किस रूप में देखते हैं? क्या आप खुद को केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति मानते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हर दिन सीख रहा है? इकिगाई हमें एक नई पहचान देती है, एक आजीवन विद्यार्थी की पहचान। जब आप खुद को सीखने वाला व्यक्ति मानते हैं तो असफलता डरावनी नहीं लगती, वो सीखने का हिस्सा बन जाती है। इसी मानसिकता से आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास दीर्घायु का एक अदृश्य आधार है। इकिगाई हमें सिखाती है कि निरंतर सुधार और सीखना ही जीवन को जीवंत रखता है। क्या आप अपने विकास से कभी रिटायर तो नहीं हो गए? अगर ये विचार आपके अंदर जागरूकता ला रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि भोजन और जीवन शैली का दीर्घायु से क्या गहरा संबंध है। जब हम लंबी उम्र की बात करते हैं तो अक्सर दवाइयों, सप्लीमेंट्स या महंगे उपचारों की कल्पना करते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली हमें एक सरल सत्य बताती है: भोजन ही दवा है। ओकिनावा की पारंपरिक डाइट मुख्य रूप से पौधों पर आधारित है। हरी सब्जियां, शकरकंद, सोया, समुद्री शैवाल, हल्की मात्रा में मछली और सबसे महत्वपूर्ण संतुलन। वे कम खाते हैं लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर खाते हैं। उनका भोजन प्राकृतिक होता है, प्रसंस्कृत नहीं। कम चीनी, कम वसा और कम कैलोरी। ये केवल शरीर को हल्का नहीं रखता, बल्कि मस्तिष्क को भी सक्रिय बनाए रखता है। हारा हाचीबू, द 80% रूल। ओकिनावा में एक सिद्धांत है, हारा हाचीबू। इसका अर्थ है पेट को 80% तक भरना। हम में से अधिकांश लोग तब तक खाते हैं जब तक प्लेट खाली ना हो जाए, लेकिन वहां लोग तब रुक जाते हैं जब उन्हें हल्की संतुष्टि महसूस होती है। ये छोटी सी आदत कई समस्याओं को रोकती है: मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग। कम खाना शरीर पर कम दबाव डालता है, पाचन तंत्र हल्का रहता है, ऊर्जा स्थिर रहती है। ये आत्मनियंत्रण का अभ्यास भी है, और आत्मनियंत्रण ही दीर्घायु का आधार है। ईटिंग फॉर एनर्जी, नॉट एक्सेस। इकिगाई हमें सिखाती है कि भोजन का उद्देश्य स्वाद की अधिकता नहीं, बल्कि ऊर्जा की निरंतरता है। ओकिनावा के लोग भोजन को सामाजिक गतिविधि मानते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं, बातचीत करते हैं और वर्तमान में रहते हैं। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा मस्तिष्क संतुष्टि का संकेत देर से देता है और हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। धीमी गति से खाना, सचेत होकर खाना, भोजन के प्रति कृतज्ञता रखना, ये सब मानसिक संतुलन को भी मजबूत करते हैं। सिंप्लिसिटी ओवर लग्जरी। लंबी उम्र के लिए विलासिता आवश्यक नहीं है, सरलता अधिक प्रभावशाली है। ओकिनावा के घर साधारण हैं, उनकी दिनचर्या व्यवस्थित है। वे भव्यता की दौड़ में शामिल नहीं हैं। कम इच्छाएं, कम तनाव, कम तुलना, अधिक संतोष। जब जीवन सरल होता है तो मन भी शांत रहता है। इकिगाई केवल उद्देश्य की बात नहीं करती, ये जीवन शैली की सादगी को भी महत्व देती है। हाउ फूड शेप्स द माइंड। हम अक्सर भोजन को केवल शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अत्यधिक चीनी और प्रसंस्कृत भोजन ऊर्जा को तेजी से बढ़ाते और गिराते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ती है। संतुलित प्राकृतिक भोजन मस्तिष्क को स्थिर ऊर्जा देता है। ओकिनावा के लोग दिन भर हल्का और नियमित भोजन लेते हैं। इससे उनका ध्यान और ऊर्जा स्थिर रहती है। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी संतुलित रहता है। बिल्डिंग सस्टेनेबल हेल्थ हैबिट्स। अब सवाल है कि हम अपने जीवन में क्या बदल सकते हैं। आपको पूरी डाइट एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करें। थोड़ा कम खाएं, धीरे खाएं, प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता दें। भोजन को केवल स्वाद की दौड़ मत बनाइए, उसे ऊर्जा का स्रोत मानिए। याद रखिए, दीर्घायु बड़े बदलावों से नहीं, छोटे निरंतर निर्णयों से बनती है। इकिगाई हमें बताती है कि शरीर की देखभाल आत्मसम्मान का रूप है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक आदत क्या है? बहुत लोग सोचेंगे गलत खाना, तनाव या नींद की कमी, लेकिन एक और छुपा हुआ खतरा है, लगातार बैठे रहना। हमारा शरीर चलने के लिए बना है, लेकिन आधुनिक जीवन ने हमें कुर्सी से बांध दिया है। ऑफिस, स्क्रीन, गाड़ी,
सब हमें स्थिर बना देते हैं। इकिगाई के अध्ययन में पाया गया कि ओकिनावा के बुजुर्ग शायद ही कभी लंबे समय तक बैठे रहते हैं। वे दिन भर हलचल में रहते हैं। छोटे छोटे काम, बागबानी, टहलना, यही उनकी कसरत है। वे जिम नहीं जाते, वे जीवन को ही सक्रिय रखते हैं। नेचुरल मूवमेंट वर्सेस जिम कल्चर। आज फिटनेस को अक्सर भारी वर्कआउट और कठिन ट्रेनिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन ओकिनावा की जीवन शैली एक अलग दृष्टिकोण देती है। उनका व्यायाम प्राकृतिक है। वे खेतों में काम करते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, चलते हैं। ये हलचल कठोर नहीं है, लेकिन निरंतर है। इकिगाई हमें बताती है कि अत्यधिक प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण है नियमित प्रयास। अगर आप हफ्ते में एक बार भारी वर्कआउट करते हैं तो उसका असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा चलते हैं तो उसका प्रभाव गहरा होगा। जेंटल एक्टिविटी, पावरफुल रिजल्ट्स। हल्की गतिविधि का मतलब कमजोरी नहीं है, ये स्थिरता है। ओकिनावा में कई बुजुर्ग टाइची या सरल स्ट्रेचिंग करते हैं। उनका उद्देश्य मांसपेशियां बढ़ाना नहीं, बल्कि लचीलापन और संतुलन बनाए रखना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गिरने का खतरा बढ़ता है, लेकिन नियमित हलचल शरीर को संतुलित रखती है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाती है, ये जोड़ों को सक्रिय रखती है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये मस्तिष्क को संकेत देती है कि शरीर अभी भी सक्रिय है। रूटीन क्रिएट्स स्टेबिलिटी। ओकिनावा के लोगों की एक और विशेषता है नियमित दिनचर्या। वे एक निश्चित समय पर उठते हैं, निश्चित समय पर भोजन करते हैं, निश्चित समय पर दोस्तों से मिलते हैं। ये नियमितता उनके शरीर की आंतरिक घड़ी को संतुलित रखती है। जब जीवन में लय होती है तो तनाव कम होता है। इकिगाई हमें बताती है कि दिनचर्या स्वतंत्रता को सीमित नहीं करती, वो ऊर्जा को व्यवस्थित करती है। जब हमें पता होता है कि दिन कैसे आगे बढ़ेगा तो मन स्थिर रहता है। सोशल मूवमेंट एंड मेंटल एनर्जी। ओकिनावा में मुआई नाम की सामाजिक समूह प्रणाली है। ये दोस्ती और सहयोग के छोटे समूह होते हैं। लोग नियमित रूप से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव मानसिक तनाव को कम करता है। जब हम अकेले होते हैं तो छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हमारे पास समुदाय होता है तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं। साथ चलना, साथ बैठना, साथ काम करना, ये सब जीवन को लंबा बनाते हैं। डिजाइनिंग एन एक्टिव लाइफ। अब प्रश्न है कि हम अपने जीवन को अधिक सक्रिय कैसे बनाएं? आपको जीवन पूरी तरह बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ छोटे बदलाव करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चुनें, हर घंटे में 5 मिनट खड़े हों, रात के खाने के बाद टहलें, सप्ताह में कुछ दिन हल्की स्ट्रेचिंग करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी गतिविधि चुनें जो आपको पसंद हो। अगर गतिविधि आनंद देती है तो वो आदत बन जाती है। इकिगाई केवल लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं करती, वो यात्रा को सक्रिय और अर्थपूर्ण बनाने की बात करती है। जब शरीर चलता है तो मन स्पष्ट होता है, और जब मन स्पष्ट होता है तो जीवन संतुलित होता है। इकिगाई हमें सिखाती है कि रोज की हलचल ही जीवन की असली कसरत है। क्या आपका शरीर उतना ही सक्रिय है जितना आपका दिमाग? अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि सामाजिक संबंध और मानसिक संतुलन दीर्घायु में कैसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी आधुनिक जीवन ने हमें पहले से अधिक अकेला बना दिया है। सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक संवाद कम होता जा रहा है। इकिगाई के अध्ययन में एक बात स्पष्ट सामने आती है, मजबूत सामाजिक संबंध दीर्घायु का एक मुख्य आधार है। ओकिनावा के बुजुर्ग अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय से गहराई से जुड़े रहते हैं। वे अकेले नहीं रहते, वे एक दूसरे के जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब इंसान जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहते हैं। मोआई, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सर्कल्स। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है। ये छोटे समूह होते हैं, दोस्त, पड़ोसी या परिवार के सदस्य। ये समूह नियमित रूप से मिलते हैं। वे आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से एक दूसरे का समर्थन करते हैं। अगर किसी को कठिनाई हो तो पूरा समूह साथ खड़ा होता है। ये सुरक्षा की भावना पैदा करता है, और सुरक्षा मानसिक स्थिरता का आधार है। इकिगाई हमें बताती है कि जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा नहीं है,
ये सामूहिक अनुभव है। अकेलापन और जल्दी गिरावट। अकेलापन केवल भावनात्मक समस्या नहीं है, ये स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक अकेलापन स्राव हार्मोन को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और अवसाद की संभावना बढ़ाता है। ओकिनावा में बुजुर्ग अकेले नहीं रहते, वे नियमित रूप से मिलते हैं, बात करते हैं, साझा करते हैं। ये सामाजिक जुड़ाव उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। जब कोई आपकी परवाह करता है तो जीवन का अर्थ और मजबूत हो जाता है। भावनात्मक मजबूती और दृष्टिकोण। इकिगाई केवल खुश रहने की बात नहीं करती, वे भावनात्मक मजबूती की बात करती है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बीमारी, नुकसान, असफलता, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन ओकिनावा के लोग समस्याओं को स्थायी संकट नहीं मानते, वे उन्हें अस्थायी स्थिति के रूप में देखते हैं। उनकी सोच संतुलित है, वे भविष्य की अत्यधिक चिंता नहीं करते, वे वर्तमान में समाधान ढूंढते हैं। ये दृष्टिकोण मानसिक शांति देता है। वाबी साबी, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। जापानी संस्कृति में वाबी साबी नाम का एक विचार है। इसका अर्थ है अपूर्णता को स्वीकार करना। हम अक्सर पूर्णता की दौड़ में लगे रहते हैं, बेहतर घर, बेहतर करियर, बेहतर छवि, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जीवन अपूर्ण है और यही उसकी सुंदरता है। जब हम अपूर्णता को स्वीकार करते हैं तो तुलना और ईर्ष्या कम हो जाती है, और जब तुलना कम होती है तो संतोष बढ़ता है। मजबूत सामाजिक आधार बनाना। अब प्रश्न है, हम अपने जीवन में मजबूत सामाजिक आधार कैसे बनाएं? पहला कदम, समय निकालें। व्यस्तता के बीच भी रिश्तों को प्राथमिकता दें। दूसरा, सुनना सीखें। हर संवाद केवल बोलने का अवसर नहीं होता। तीसरा, सहयोग करें। छोटी मदद भी गहरे संबंध बना सकती है। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि दीर्घायु केवल व्यक्तिगत अनुशासन से नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग से बनती है। जब आपके पास ऐसा समूह होता है जो आपकी खुशी में खुश हो और कठिनाई में साथ खड़ा हो, तो जीवन स्थिर हो जाता है। हम अक्सर तनाव को सामान्य मान लेते हैं। डेडलाइन, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव, ये सब आधुनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन लगातार तनाव केवल मानसिक थकान नहीं देता, ये शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। लंबे समय तक तनाव हार्मोन बढ़े रहने से हृदय रोग, मधुमेह और प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। ओकिनावा के लोगों के जीवन में भी चुनौतियां हैं, लेकिन उनके जीवन में एक चीज कम है, लगातार मानसिक दबाव। वे जीवन को युद्ध की तरह नहीं जीते, वे उसे लय की तरह जीते हैं। स्लो लिविंग वर्सेस फास्ट लिविंग। हमारी संस्कृति गति को सफलता से जोड़ती है, जितनी तेजी उतनी उपलब्धि, लेकिन इकिगाई हमें धीमेपन का महत्व समझाती है। ओकिनावा के लोग जल्दी में नहीं रहते, वे धीरे चलते हैं, धीरे खाते हैं, धीरे बातचीत करते हैं। ये धीमापन आलस्य नहीं है, ये सजगता है। जब हम धीमे होते हैं तो हम वर्तमान को अनुभव कर पाते हैं, और वर्तमान में जीना ही मानसिक संतुलन का आधार है। इचिगो इचिए, लिविंग द मोमेंट। जापान में एक विचार है, इचिगो इचिए। इसका अर्थ है हर क्षण अद्वितीय है, जो पल अभी है वो फिर कभी नहीं आएगा। ये विचार हमें हर अनुभव को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे सामान्य मुलाकात न समझें, उसे एक अनोखे अवसर की तरह देखें। जब हम भोजन करते हैं तो उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का काम न माने, उसे अनुभव की तरह देखें। यह दृष्टिकोण जीवन को गहराई देता है। एक्सेप्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। तनाव का एक बड़ा कारण है वास्तविकता का विरोध। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं। इकिगाई हमें स्वीकार्यता सिखाती है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं है, इसका अर्थ है स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना और फिर शांत मन से प्रतिक्रिया देना। ओकिनावा के लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं और कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अपने दृष्टिकोण पर हावी नहीं होने दिया। वे जानते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। ये समझ ही मानसिक शांति का आधार है। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्जेविटी। मानसिक लचीलापन दीर्घायु का एक महत्वपूर्ण घटक है।
जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे अधिक स्थिर रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं। अगर व्यक्ति इन बदलावों के साथ खुद को ढाल ले तो तनाव कम होता है। इकिगाई हमें सिखाती है जिद नहीं, संतुलन, प्रतिरोध नहीं, अनुकूलन। क्रिएटिंग इनर स्टेबिलिटी। अब प्रश्न है, हम अपने भीतर स्थिरता कैसे बनाएं? पहला, नियमित दिनचर्या। दूसरा, सचेत श्वास या हल्का ध्यान। तीसरा, सीमित तुलना। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बैठें, अपने विचारों को देखें, उन्हें तुरंत जज न करें। धीरे धीरे मन शांत होना सीखता है। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता से पहले आंतरिक संतुलन जरूरी है। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहरी चुनौतियां कम भयावह लगती हैं और यही स्थिरता दीर्घायु का अदृश्य आधार बनती है। इकिगाई हमें सिखाती है कि स्थिर मन ही लंबी और संतुलित जीवन की असली नींव है। क्या आप अपनी गति को धीमा करके जीवन को गहराई से जी रहे हैं? अगर ये विचार आपके अंदर शांति की आवश्यकता जगा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि अपना व्यक्तिगत इकिगाई कैसे खोजें और उसे जीवन में लागू करें। अब तक हमने दीर्घायु, भोजन, गतिविधि, रिश्ते और मानसिक संतुलन की बात की, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आपका इकिगाई क्या है? सुबह उठते समय आपके मन में कौन सा विचार आपको आगे बढ़ाता है? क्या वो सिर्फ जिम्मेदारी है या कोई ऐसा कार्य है जिसे आप सच में करना चाहते हैं? इकिगाई कोई रहस्यमयी खोज नहीं है, यह आपके दैनिक जीवन में छिपा होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए ईमानदारी चाहिए। द 4 इंटरसेक्शंस ऑफ इकिगाई। इकिगाई को समझाने के लिए अक्सर 4 तत्वों का उल्लेख किया जाता है। पहला, आप क्या करना पसंद करते हैं। दूसरा, आप किस में अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। चौथा, जिससे आप जीविका चला सकते हैं। इन चारों के मिलन बिंदु पर इकिगाई जन्म लेती है, लेकिन यह हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कई बार ये चारों तत्व धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन को इन प्रश्नों से। अब तक हमने इकिगाई के हर महत्वपूर्ण पहलू को समझा। अर्थ, फ्लो, मास्टरी, भोजन, गतिविधि, रिश्ते, मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत खोज। अब समय है इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ने का। इकिगाई कोई एक नियम नहीं है, यह जीवन के कई छोटे सिद्धांतों का संतुलन है। यह हमें सिखाती है कि लंबी उम्र केवल जेनेटिक्स का परिणाम नहीं है, यह हमारे रोज के चुनावों का परिणाम है। हम कैसे सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किसके साथ समय बिताते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम क्यों जीते हैं। द डेली फॉर्मूला ऑफ इकिगाई। अगर हमें इकिगाई को एक सरल दैनिक सूत्र में बदलना हो तो वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। सुबह स्पष्ट उद्देश्य के साथ उठो। दिन में कम से कम एक ऐसा कार्य करो जिसमें तुम पूरी तरह डूब सको। अपने शरीर को हलचल दो, संतुलित और सीमित भोजन लो, किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ो और रात को कृतज्ञता के साथ दिन समाप्त करो। यह साधारण लगता है, लेकिन निरंतरता ही असाधारण परिणाम देती है। ओकिनावा के लोग कोई चमत्कारी जीवन नहीं जीते, वे बस नियमित जीवन जीते हैं। स्मॉल हैबिट्स, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव ही जीवन बदल सकता है, लेकिन इकिगाई हमें बताती है छोटे निर्णयों का संचय ही भविष्य बनाता है। हर दिन 20 मिनट की सैर, हर भोजन में थोड़ा संयम, हर सप्ताह किसी मित्र से मिलना, हर महीने एक नई चीज सीखना, ये छोटे कदम धीरे धीरे पहचान बनाते हैं और पहचान ही व्यवहार को स्थायी बनाती है। जब आप खुद को सक्रिय, सीखने वाला और योगदान देने वाला व्यक्ति मानते हैं तो आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ता है। रीडिफाइनिंग सक्सेस एंड रिटायरमेंट। इकिगाई हमें सफलता की नई परिभाषा देती है। सफलता केवल धन या पद नहीं है, सफलता वो है जब आप सुबह उठते समय उत्साहित महसूस करते हैं। रिटायरमेंट को भी नए दृष्टिकोण से देखना होगा। रिटायर होना काम छोड़ना नहीं है, ये दिशा बदलना हो सकता है। आप औपचारिक नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन योगदान देना नहीं छोड़ना चाहिए।
जब व्यक्ति उपयोगी महसूस करता है तो वो मानसिक रूप से युवा बना रहता है। अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड जॉय। इकिगाई का अंतिम संदेश सरल है, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। ये उद्देश्य बड़ा होना जरूरी नहीं है, ये रोजमर्रा की साधारण गतिविधि भी हो सकती है। जब आप अपने काम में समर्पण रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो जीवन स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है। दीर्घायु केवल वर्षों की संख्या नहीं है, ये उन वर्षों की गुणवत्ता है, और गुणवत्ता उद्देश्य से आती है। फाइनल रिफ्लेक्शन एंड कॉल टू एक्शन। अब एक अंतिम प्रश्न, अगर आज आपको अपनी जिंदगी को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो क्या वो वाक्य स्पष्ट है? क्या आपके दिन में ऐसा कार्य है जो आपको भीतर से संतुष्टि देता है? इकिगाई हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ खोजने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, बस छोटे, निरंतर और सजग कदमों की जरूरत है। इकिगाई हमें सिखाती है कि अर्थपूर्ण जीवन ही लंबी और संतुलित उम्र की कुंजी है। क्या आप कल सुबह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ उठेंगे? अगर इस पूरी यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चा बदलाव ज्ञान से नहीं, उसके अभ्यास से शुरू होता है।